नमस्कार। मैं डॉक्टर श्रवण सैनी, सहायक आचार्य राजकीय महाविद्यालय नवलगढ़। आज के इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे अरस्तु के दास प्रथा संबंधी विचार, जिसे अरस्तु का दासता का सिद्धांत भी है वो कहा जाता है। और ये आज की क्लास जो है ये राजनीति विज्ञान के MA, BA और नेट स्लेट की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए भी उपयोगी है और राजनीति विज्ञान से अन्य कंपटीशन की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए भी उपयोगी रहेगा। तो अब बात करते हैं अपन पहले दास प्रथा की। तो चूंकि भारतीय समाज में दास प्रथा के विशेष प्रमाण नहीं मिलते हैं, लेकिन यूरोपीय समाजों में यह प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक प्रचलन में है वो रही है। एक ऐसी प्रथा थी जिसमें मनुष्यों को पशुओं के समान माना जाता था, उनको बेचा खरीदा जाता था, पशुतुल्य व्यवहार उनके साथ वो होता था। और ये जो प्रथा है पश्चिमी समाजों में प्राचीन युग से प्रचलन में रही है और आधुनिक युग तक ये रही थी, हालांकि वर्तमान में ये समाप्त हो चुकी है। अरस्तु एक यूनानी विचारक हैं और तात्कालीन यूनानी सभ्यता में ये जो प्रथा जो थी ये समाज का एक स्वाभाविक अंग है वो हुआ करती थी। और जैसा कि आपको पता होगा कि अरस्तु एक रूढ़िवादी विचारक था और रूढ़िवादी था, इसलिए वह उसने दास प्रथा का विरोध नहीं किया और उसने इसे समाज का एक स्वाभाविक अंग मानते हुए इसको स्वीकार कर लिया। और उसने अपने ग्रंथ पॉलिटिक्स में दास प्रथा पर विस्तार पूर्वक विचार भी दिया है, उसका अर्थ भी बताया है, प्रकार भी बताए हैं और उसने दास प्रथा को जायज़ भी ठहराया है, उसको उचित भी है उसने ठहराया। उस यूनानी सभ्यता में जो राज्यों के नागरिक होते थे, राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेना उनका राजनीतिक दायित्व माना जाता था, लेकिन वो अपने इस राजनीतिक दायित्व का निर्वाह तब कर पाते जब उनको अपने घरेलू कार्यों से अवकाश मिलता और उनको घरेलू कार्यों से या उनकी जो आजीविका है उनसे मुक्ति दिलाने या अवकाश दिलाने का काम करते थे दास। यानी जो वहाँ के नागरिकों के आजीविका से संबंधित जितने भी कार्य थे, शारीरिक श्रम से संबंधित जितने भी कार्य थे, खेती था या अन्य कोई कार्य थे, वो कार्य करते थे दास, जिसके परिणाम स्वरूप स्वामियों को, वहाँ के नागरिकों को पर्याप्त अवकाश मिलता था। उस अवकाश का उपयोग जो है वहाँ के नागरिक अपने राजनीतिक दायित्वों का निर्वाह करने में करते थे। यानी दास जो है वो अपने स्वामियों को अवकाश उपलब्ध करवाते थे ताकि वो अपने राजनीतिक दायित्वों का निर्वाह कर सके। तो इस प्रकार तात्कालीन यूनानी व्यवस्था में वो दासों की एक महत्वपूर्ण भूमिका थी और वहाँ का आर्थिक तंत्र जो था उस समय वो दासों पर ही निर्भर था। इसलिए चूँकि समाज में उनका महत्वपूर्ण योगदान था, इसलिए अरस्तु ने दास प्रथा को उचित ठहराया और उसने जायज़ ठहराया। अरस्तु ने दासता संबंधी जो विचार दिए हैं उसमें उसने दासों का अर्थ बताया है। उसने कहा है कि वह व्यक्ति जो अपनी प्रकृति से स्वयं का नहीं है बल्कि वह दूसरे का है, फिर भी वह मनुष्य है, वह स्वभावतः दास है। अरस्तु ने बताया कि संपत्ति प्रत्येक परिवार के लिए आवश्यक होती है और संपत्ति के दो रूप होते हैं, एक है निर्जीव संपत्ति और दूसरी है सजीव संपत्ति। निर्जीव संपत्ति में भूमि, मकान और दूसरी अचल संपत्तियां हैं वो आती हैं और सजीव संपत्ति में पशुधन, हाथी, घोड़े और दास है वो आते हैं। तो इस प्रकार अरस्तु यहाँ दासों को सजीव संपत्ति का दर्जा देकर उनको पशुतुल्य वो मानता है। अब बात करते हैं दासता के प्रकार की। तो अरस्तु ने दासता के दो प्रकार है वो बताए। पहला है स्वाभाविक दासता और दूसरा है वैधानिक या कानूनी दासता। स्वाभाविक दासता का मतलब है कि कुछ लोग जो हैं वो जन्मजात मंदबुद्धि के होते हैं, बुद्धिहीन होते हैं, अयोग्य और अकुशल होते हैं।
ऐसे लोगों को दास बनाया जाना ही उचित है। ऐसी दासता को ही अरस्तु ने स्वाभाविक दासता का नाम दिया है। दूसरा है वैधानिक दासता। उस समय जब दो राज्यों में युद्ध होता था तो जो विजेता राज्य होता था वो पराजित राज्य के सैनिकों को युद्धबंदी बनाता था और पराजित राज्य के जो युद्धबंदी होते थे उनको जो है वो दास बनाया जाता था। तो इस प्रकार जो युद्धबंदी जो दास बनते थे उन्हीं को अरस्तु ने वैधानिक दासता का नाम है वो दिया है। अरस्तु ने दासता के प्रकार बताने के बाद उसने दास प्रथा को उचित भी ठहराया है, उसको जायज़ भी ठहराया है और उसके औचित्य में उसने औचित्य को सिद्ध करने के लिए उसने उसके पक्ष में कई तर्क भी दिए। दासता के पक्ष में अरस्तु का पहला तर्क था कि दासता प्राकृतिक है और यह प्रकृति के नियमों के अनुरूप है। अरस्तु का कहना था प्रकृति ही मनुष्य को असमान उत्पन्न करती है। कुछ मनुष्य शासन करने के लिए पैदा होते हैं और कुछ मनुष्य शासित होने के लिए पैदा है वो होते हैं। कुछ मनुष्य जन्म से ही कुशल होते हैं, बुद्धिमान होते हैं और योग्य होते हैं और कुछ मनुष्य जन्म से ही बुद्धिहीन होते हैं, अयोग्य होते हैं और अकुशल है वो होते हैं। और ये प्रकृति का नियम है कि प्रकृति में श्रेष्ठ का हीन पर शासन होता है। इसलिए जो श्रेष्ठ होता है वो स्वामी होता है और जो हीन होता है वो दास है वो होता है। और दास प्रथा में जो श्रेष्ठ होता है वो स्वामी होता है, जो हीन होता है वह दास है वो होता है। तो इस प्रकार दास प्रथा प्रकृति के नियमों के अनुरूप है, इसलिए इसमें कुछ भी गलत नहीं है। दास प्रथा के पक्ष में अरस्तु ने दूसरा तर्क ये दिया कि दास प्रथा जो है वो स्वामी और दास दोनों के लिए उपयोगी है, दोनों के लिए लाभदायक है, इसलिए ये उचित है। दास प्रथा के कारण स्वामियों को अवकाश मिलता है जिसका उपयोग वो अपने सामाजिक और राजनीतिक दायित्वों का निर्वाह करने में करते हैं, इसलिए ये स्वामियों के लिए उपयोगी है। अरस्तु का कहना था कि यह स्वामी नहीं बल्कि दास के लिए भी उपयोगी है। दास की स्थिति एक बालक के समान होती है। जिस प्रकार कोई बालक माता पिता के संरक्षण में रहकर ही ज़्यादा सुरक्षित और ज़्यादा अच्छी स्थिति में रहता है, उसी प्रकार दास जो है वो विवेकहीन होता है, वो अपने स्वामी के संरक्षण में ही ज़्यादा सुरक्षित और सुखी और अच्छी स्थिति में है वो रहता है। इसलिए ये दास प्रथा, इसलिए एक दास के लिए अच्छी स्थिति है कि वह अपने स्वामी के संरक्षण में ही रहे। तो इस प्रकार अरस्तु ने सिद्ध किया कि दासता जो है वो स्वामी और दास दोनों के लिए उपयोगी है, इसलिए यह प्रथा उचित है। अरस्तु ने दास प्रथा के पक्ष में तीसरा जो तर्क दिया वो ये था कि दास प्रथा जो है वो नैतिक दृष्टि से भी उचित है। स्वामी जो होते हैं वो नैतिक होते हैं और वो सद्गुणी होते हैं और जो दास होते हैं वो यदि अपने विवेकशील और सद्गुणी स्वामी की छत्र छाया में रहेंगे तो वो स्वयं भी सद्गुणी बन जाएंगे, उनका स्वामी के छत्र छाया में ही नैतिक विकास है वो होगा। तो इस दृष्टि से उन्होंने बताया कि ये प्रथा नैतिक दृष्टि से भी है वो उचित है। तो इस प्रकार अरस्तु ने दास प्रथा को उचित ठहराया, उसके समर्थन में उसने ये तर्क दिए। अरस्तु ने यद्यपि दास प्रथा का समर्थन किया है लेकिन उसने दासों के प्रति क्रूर और अमानवीय व्यवहार का समर्थन नहीं किया। दासों के प्रति क्रूर और अमानवीय व्यवहार नहीं हो, इसके लिए अरस्तु ने दास प्रथा पर कुछ मानवीय सीमाएं भी उसने लगाई। जैसे अरस्तु ने कहा कि ये स्वामियों को दासों के प्रति क्रूरता का व्यवहार नहीं करना चाहिए और उनके साथ किसी भी तरह का अमानवीय व्यवहार नहीं करना चाहिए। दूसरी बात उसने बताई कि स्वामियों को दासों से उनकी क्षमता के अनुसार ही कार्य करवाना चाहिए। तीसरी बात उसने ये बताई दासों के संदर्भ में कि दासों की संख्या है वो अनुचित नहीं बढ़ानी चाहिए। जितने दासों की आवश्यकता हो उतने ही लोगों को दास है वो रखना चाहिए। और चौथी बात ये बताई कि यदि
दास का पुत्र सद्गुणी है तो उसको दास नहीं बनाना चाहिए, उसको दासता से मुक्ति दे देनी चाहिए। तो उस प्रकार अरस्तु ने दास प्रथा का समर्थन तो किया है, लेकिन उन्होंने दासों के साथ भी मानवीय और न्याय संगत व्यवहार करने का समर्थन उसने किया है। अब देखिए, अरस्तु का जो दासता संबंधी विचार है ये उस युग के संदर्भ में प्रासंगिक हो सकता है, लेकिन आधुनिक लोकतांत्रिक युग में ये स्वीकार करने योग्य नहीं है। ये उसका दासता का जो सिद्धांत है ये पूरी तरह से लोकतांत्रिक सिद्धांतों के खिलाफ है। ये आधुनिक स्वतंत्रता और समानता के सिद्धांतों के पूरी तरह से विरुद्ध है। एक दास जो कि समाज की सारी आवश्यकताओं को पूरा करता है, उस दास के साथ इस तरह का जो भेदभावपूर्ण और अमानवीय व्यवहार किया जाए ये किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। जैसा कि मैंने मेरे पूर्व की वीडियो में भी आपको बताया कि अरस्तु एक वैज्ञानिक विचारक था। भले ही अरस्तु वैज्ञानिक विचारक रहा हो, लेकिन उसका ये जो दासता का सिद्धांत है ये पूरी तरह से एक अवैज्ञानिक सिद्धांत है। अरस्तु ने बताया कि जो बुद्धिहीन होगा वो दास बनेगा, जो बुद्धिमान होगा वो स्वामी बनेगा। लेकिन बुद्धिहीन होना और बुद्धिमान को पहचानने का क्राइटेरिया है वो क्या होगा। जब तक वो बात पॉसिबल नहीं है तब तक ये भी पॉसिबल नहीं है कि कौन दास बनेगा और कौन स्वामी है वो बनेगा। और एक बात अरस्तु ने बताई कि दासता प्राकृतिक है, उसने उसको प्रकृति के नियमों के अनुसार है वो बताया। ये विचार भी आज की दृष्टि में मानने योग्य है वो नहीं है। प्रकृति मनुष्य को जो है हीन और श्रेष्ठ जरूर बनाती है, लेकिन मानवीयता के स्तर पर सभी मनुष्य समान है वो होते हैं। तो इस प्रकार अरस्तु के जो दासता संबंधी विचार है वो आधुनिक युग में पूरी तरह से अप्रासंगिक है। आज के युग में ये बिल्कुल भी मानने योग्य नहीं है। धन्यवाद।